नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन। आज हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वह क्वेश्चन देखेंगे और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। पिछले परीक्षाओं में ये पूछे हुए क्वेश्चन है, मगर ये केवल प्रश्न और उत्तर नहीं है। इसके साथ साथ एक प्रश्न का उत्तर जानते हुए इसके जो विकल्प होता है उसके आधार पर भी नया प्रश्न कैसे बन सकता है, इसके ऐसे कुछ प्रश्न हैं, वह प्रश्नों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है, यानी अवधि भाषा का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है तथा अवधि भाषा की प्रथम रचना कौन सी है। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर जो है खालिक बारी यानी अवधि भाषा की जो प्रथम रचना है वह खालिक बारी रचना में अवधि भाषा का प्रथम प्रयोग मिलता है। अभी यहाँ पर इसका क्रम देखेंगे। गाना कहाँ बज रहा है यार। तो यहाँ पर भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग जो है वह खालिक बारी रचना में मिलता है। खालिक बारी यह अमीर खुसरो की रचना है। अवध क्षेत्र में व्यवहारत यानी अवध क्षेत्र में जो व्यवहारत बोली है उसको ही अवधि बोली कहा जाता है। अभी अवधि की उत्पत्ति और उसके विकास पर चर्चा की जाए तो दो भाषा वैज्ञानिकों के मत हमारे सामने आते, यानी अवधि के बारे में दो भाषा वैज्ञानिक जो थे उनके मत है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अवधि या पूर्वी हिंदी को शोरसेनी मागधी के बीच की अर्धो मागधी से उत्पन्न माना है। यानी ग्रियर्सन क्या कहते हैं, ग्रियर्सन का मानना है कि पूर्वी हिंदी और शोरसेनी मागधी के बीच यानी पूर्वी अवधि के या पूर्वी हिंदी शोरसेनी मागधी के बीच यानी तीन भाषाओं के बीच जो अर्धो मागधी से उत्पन्न है वह क्या है, अवधि है। किसके कहने के अनुसार, ग्रियर्सन के अनुसार। और बाबूराम सक्सेना इसे कोसली से उद्गृत करते हैं, यानी बाबूराम सक्सेना कोसली से उद्गृत यानी कोसली से उत्पन्न भाषा अवधि को कोसली से उत्पन्न भाषा तथा उद्धृत भाषा किसने माना है, तो बाबूराम सक्सेना ने माना है, याद रखना। मूलतः अवधि के विकास को तीन काल खंडों में विभाजित किया गया, यानी अवधि का विकास तीन काल खंडों में होता है। कौन सा, प्रारंभ यानी 1400 से जो है प्रारंभ होता है, फिर 1400 से 17 तक द्वितीय काल और 1700 से आज तक जो है, यानी अवधि का जो विकास है वह 1400 से लेकर 1700 और 1700 से लेकर आज तक ये कालक्रमों में अवधि भाषा का विकास हुआ है। उसके बाद प्रारंभिक अवधि के उदाहरण, यानी सबसे प्रथम यहाँ प्रारंभिक अवधि भाषा कौन सी रचनाओं में मिलती है, पिपरवा, सोहगौड़ा, सारनाथ, रुक्मिणदेई, खैरागढ़ के अभिलेख, इसमें प्रारंभिक दौर पर अवधि भाषा जो है शुरू में प्रारंभिक रूप में मिलती है। अवधि का उदाहरण प्राकृत पैगलम, यानी अवधि जो भाषा है वह कौन से अन्य ग्रंथों में है, प्राकृत पैगलम, राहुल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता ग्रंथों की भाषा में देखा जाता है। यहाँ तक कि हेमचंद्र की अपभ्रंश भाषा में भी अवधि की ही प्रधानता, यानी हेमचंद्र का जो अपभ्रंश भाषा नामक ग्रंथ है उसमें भी जो है अवधि की ही प्रधानता है, अवधि ही ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न नहीं है, काव्य भाषा के रूप में अवधि को प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवियों को दिया जाता है, यानी अवधि भाषा का प्रयोग काव्य में सबसे प्रथम किसने किया है, जो सूफी कवि थे उन्होंने किया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है, यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है, हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। इनकी रचना दामोदर शर्मा ने, यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है और इसकी रचना जो है दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास की है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है, व्याकरणिक ग्रंथ है और गद्य में हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है, याद रखना। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य है। अभी ये जो विकल्प दिए थे उस विकल्प के आधार पर ही ये जानकारी है। यहाँ पर चंदायन जो है वह मुल्ला दाऊद का ग्रंथ है जो हिंदी का प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक लोरिक तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा है। मृगावती कुतुबन की रचना सन 1501 में लिखी गई थी। इसमें
चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी जी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। अभी यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न जो है आप खत्म होता है। अभी सेकंड प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई? प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो प्रथम राज्य भाषा आयोग की स्थापना जो है वह स्थापना 1955 में, यानी 7 जून 1955 को जो है प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना हो गई। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने, यानी सबसे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में, याद रखना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 7 जून 1955 में तो इसकी प्रथम स्थापना की राजभाषा आयोग की। मगर इसकी जो डिटेल में जानकारी लेनी है तो क्या है, राजेंद्र प्रसाद किसने की है? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने 1955 में बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। अभी प्रश्न यहाँ पर दो प्रकार से बन सकता है। राजभाषा आयोग किसके अध्यक्षता में स्थापित किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने 1955 को गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग गठित किया गया। इस आयोग में 21 सदस्य थे, यानी राजभाषा आयोग में कितने सदस्य थे? तो 21 का अर्थ होता है 21। मराठी या हिंदी अंक आजकल समझ में नहीं आते हैं, 21 बोलोगे तभी समझ में आएगा। राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया, जो संसद के समकक्ष 1957 में रखा गया। यानी सबसे प्रथम राजभाषा आयोग ने जो प्रतिवेदन है गवर्नमेंट को, सरकार को कब दिया? 1956 में दिया। और फिर वह सरकार के समकक्ष तथा सरकार ने विचार करने के लिए कब लिया हाथ में? 1957 में लिया। राजभाषा आयोग की सिफारिश की समीक्षा करने के लिए, यानी जो भी राजभाषा आयोग ने सिफारिशें की थी उसकी समीक्षा करने के लिए 1957 में गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। यानी राजभाषा आयोग 1955 में स्थापित किया गया, 1955 में। और उस 1955 में जो राजभाषा आयोग स्थापित किया और उस आयोग के द्वारा जो भी सिफारिशें की, जो भी मांगे की गई, उस पर विचार करने के लिए 1957 में एक किसके अध्यक्षता में? गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। अभी यहाँ पर प्रश्न कैसे बन सकता है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? और उसमें विकल्प में दिया जाएगा गोविंद वल्लभ पंत और बीजी खैर, तो आपको ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत जो है, जो राजभाषा आयोग ने सिफारिशें की थी और उन सिफारिशों पर विचार करने के लिए, सिफारिशों पर समीक्षा करने के लिए एक राजभाषा समिति का गठन किया गया था। उसके अध्यक्ष थे कौन? गोविंद वल्लभ पंत। श्री बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन निम्नलिखित विषयों पर सिफारिशें करने के लिए किया गया था। यानी जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, उसमें बीजी खैर की अध्यक्षता थे। तो उनकी अध्यक्षता तथा उनको अध्यक्ष किस लिए बनाया गया था? जो कौन से विषयों पर सिफारिश करने के लिए किया गया था राजभाषा आयोग का गठन। संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का क्रमशः अधिक से अधिक प्रयोग हो, ये पहली मांग थी। यानी संघ के सरकार कामकाज के लिए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए ये पहली सिफारिश थी, यानी ये सिफारिश करने के लिए। दूसरी क्या थी? संघ के सभी या कुछ सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की मनाही। संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित सभी अथवा कुछ कार्यों के लिए किसी राजभाषा का प्रयोग किया जाए। संघ के किसी या किन्हीं खास कार्यों के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का रूप, यानी जो प्रयोग में आने वाले जो अंक है उस अंकों का रूप भी निर्धारित करने के लिए एक समग्र अनुसूची तैयार करना, जिसमें ये बताया जाए कि कब और किस प्रकार संघ की राजभाषा तथा संघ एवं राज्यों के बीच और एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच संचार की भाषा के रूप में अंग्रेजी का स्थान धीरे धीरे हिंदी ले। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान अनुच्छेद
भारत के जो संविधान का अनुच्छेद है 344 आई में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को श्री बीजी खेल की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और जो महाराष्ट्र सेट है, महाराष्ट्र सेट के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि मैंने इन्हीं क्वेश्चनों का अध्ययन करके सेट परीक्षा क्वालिफाई की है। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित है, यानी जो बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसका जो है अर्धोमागधी से बघेली बोली विकसित हुई है। बघेली बोली अर्धोमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद है, यानी उत्तर भारत में अपभ्रंश के कितने भेद माने जाते हैं? 7 भेद माने जाते हैं, जिससे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। अपभ्रंश के ये 7 रूप, यानी अपभ्रंश के 7 रूप कौन से हैं? अपभ्रंश के रूप कौन से हैं? शोरसेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, प्राचड़ अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धोमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। ये जो अपभ्रंश के भाषाओं के रूप थे। अभी इसका भारतीय आधुनिक भाषा क्या है? तो शोरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं तथा भारतीय आधुनिक भाषाएं आती है? शोरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी। याद रखना, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी कौन से अपभ्रंश में आती है? तो शोरसेनी अपभ्रंश में आती है। याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश में आधुनिक भारतीय भाषा कौन सी है? लहंदा तथा पंजाबी। लहंदा पंजाबी यह कौन से अपभ्रंश में आती है? तो पैशाची अपभ्रंश में आती है। उसके बाद है प्राचड़ अपभ्रंश। प्राचड़ अपभ्रंश में केवल सिंधी आती है, हिंदी नहीं, सिंधी। सिंधी प्राचड़ अपभ्रंश में केवल सिंधी आती है। खस अपभ्रंश में पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली, यानी खस अपभ्रंश में आधुनिक भारतीय भाषा कौन सी है? पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। उसके बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में केवल मराठी आती है, जो मातृभाषा है मेरी। अर्धोमागधी अपभ्रंश। अर्धोमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है। और मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया यह किस अपभ्रंश में आती है? तो मागधी अपभ्रंश में आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है, यानी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? 3 आती है। वह 3 बोलियां कौन सी है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह कौन से हिंदी के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, दक्षिणी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, याद रखना। बघेली का अन्य नाम, यानी बघेली बोली का ही अन्य नाम क्या है? रिवाई तथा उपबोली, यानी रिवाई बघेली बोली का ही अन्य नाम कौन सा है? रिवाई। और उसकी उपबोली कौन सी है? निपटा। बघेली रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्ज़ापुर के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। यानी बघेली बोली कहाँ बोली जाती है? रीवा में, जबलपुर में, मंडला में, मिर्ज़ापुर में बोली जाती है। बघेली बोली उदासीन आकार बहुला बोली, यानी बघेली बोली कौन सी है? उदासीन आकार बहुला बोली है। उसके बाद स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? स्पर्श संघर्ष, जैसे उसको बोलते समय जो है हमारी जीवा जो है ऊपरी तालु को स्पर्श करती है, ऐसे थोड़ा रफ करती है, ऐसे ऊपरी तालु को रफ करती हुई महसूस होती है। स नहीं कर रही है, य नहीं कर रही है, न थोड़ी सी टच हो रही है लेकिन रफ नहीं कर रही है, उसको घर्षण नहीं हो रहा है। झ, यानी झ जब बोलते हैं तो हमारी जो जीवा है वो ऊपरी तालु को थोड़ी सी ऐसी स्पर्श तो कर रही है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा रफ कर रही है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक, यानी और एक स्पर्श संघर्ष व्यंजन है या नहीं, कैसे पहचाना जाता है? जिन व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण करते समय उच्चारण का जो समय है वह ज़्यादा लगे, अपेक्षाकृत, जैसे च कुछ भी समय नहीं है, न कुछ भी नहीं, लेकिन झ थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसका होता है। और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। च, छ, ज, झ यह क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। इसमें से मैंने च बोला था ऊपर, सॉरी, लेकिन ये च इसमें आता है। च, छ, ज, झ ये क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स ऊष्म व्यंजन है। स क्या है? ऊष्म व्यंजन है। क्यों? इन्हें बोलने से सांस की ऊष्मा
जीवा दांत को स्पर्श करते हैं, यानी स क्या है, ऊष्म व्यंजन है। क्यों है? सांस की ऊष्मा, यानी सांस की जो ऊष्मा है वह जीवा को दांत को स्पर्श करती है, यानी जो सांस है, स का उच्चारण करते समय सांस ले रहे हैं और वह सांस जीवा को और दांत को स्पर्श करती है, इसे दंतमूलक भी कहते हैं। यानी स को ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं और दंतमूलक व्यंजन भी कहते हैं। ये क्या है? ये अनस्त व्यंजन है। अनस्त व्यंजन के अंतर्गत, यानी अनस्त व्यंजन कौन कौन से? य र ल व, य र ल व, ये र ल व, ये क्या है? अनस्त व्यंजन है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है। य र ल व, ये क्या है? तो यह अनस्त व्यंजन है और इनका उच्चारण करते समय जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटाने से होता है। यानी जैसे य, दांतों को ये हो रहा है, टच हो रहा है, उसमें जीवा भी आ रही है, दांत र र र, जीवा जो है ऊपरी तालु से और नीचे तालु से ओठों को टच कर रही है, तो ऐसा। किंतु कहीं पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, यानी थोड़ा सा स्पर्श होता है, पूर्ण नहीं होता है। अंततः ये चारों अनस्त व्यंजन हैं। अर्धव स्वर कहलाते हैं। न स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत त वर्ग, यानी न स्पर्श व्यंजन है और त वर्ग में आता है। न कौन से? त वर्ग की ध्वनियाँ कौन सी है? त, थ, द, ध, न, ये क्या है? त वर्ग की ध्वनियाँ हैं। और एक बात पूछते हैं, हम हिंदी अध्यापक है और आपको भी हिंदी अध्यापक बनना है तथा किसी भी भाषा का अध्यापक बनना है, तो व्यंजन, जो व्यंजन होता है अ आ इ ई, ये जो है यह मुखरित करके रखिए, क्योंकि इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। ये पूछा, यानी ये व्यंजन जो है, ध्वनि जो है, हमें याद नहीं रहती, उसके लिए क्या है, जैसे क वर्ग, त वर्ग, ये जो वर्ग है उस वर्ग वाइज इसको आप याद कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं और ऐसे ही अध्ययन निःशुल्क करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।